सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। तो जनाब, आम इंतखाबात तो हो गए, लेकिन सियासी तनाज़ात महाज़राई ख़त्म होने के दूर दूर तक आसार नहीं। एक आध जमात को छोड़कर बाकी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबी नताइज से नाला हैं। हत्ता कि मुस्लिम लीग नून के बाद रहनुमा भी, गो के उनकी जो कायद है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इंतखाबी फतह का दावा भी किया और ये भी कहा कि उनकी जमात जो है इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली और पंजाब में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। लेकिन सबसे बड़ी जमात होने की दावेदार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, जो आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में इंतखाबी मैदान में दाखिल हुई और 90 से ज़्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। इंतखाबी अमल पर अपने तमाम तरह इतराज़ात के बावजूद PTI ने वज़ीर आज़म और 3 सूबों के लिए अपने उम्मीदवारों का आज ऐलान कर दिया है। लेकिन साथ ये भी कह दिया है कि जी पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में तो PTI बासानी हुकूमत बना लेगी क्योंकि वहाँ पर उसकी अक्सरियत है, लेकिन मरकज़ और पंजाब में नहीं। इसके नाक़दीन को शिकायत है कि PTI मुल्क के नामसाइद हालात के बावजूद एहतजाज और महाज़राई की सियासत पर डटी हुई है। ये तो हो गया पाकिस्तान का पेचीदा सियासी मंजरनामा, जहाँ फिलवक्त अदम इस्तेकाम दिखाई देता है। लेकिन उससे ज़्यादा पेचीदा मसला पाकिस्तानी मईशत का है, जिसका किसी के पास आसान जवाब नहीं। माशी महाज पर पाकिस्तान को बुहरानों का सामना है, जिसमें बढ़ते हुए कर्ज़ों का बोझ हो, अदायगियों में तवाज़ुन का सवाल हो और तवानाई के शोबे के नुकसानात हों। गर्दिशी कर्ज़े की आप बात करें, जैसे बहुत ही बुनियादी और अहम मसाइल शामिल हैं। और ये फहरिस्त जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। बुलंद शरह सूद, दबाव का शिकार जो है रुपया और ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं, उसने भी मकामी ताजरों, सनतकारों और सरमाएकारों को परेशान कर रखा है। मकामी सरमाएकार इंतज़ार करो और देखो की पॉलिसी पर अमल पैरा है या बैरून मुल्क जो है मौक़ों की तलाश में है। ऐसे में गाड़ी चलेगी तो कैसे? ये सूरत हाल जो है वो नई हुकूमत का ही नहीं बल्कि हमारे इदारों और अवाम सबका बड़ा कड़ा इम्तहान है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं PTI और उसकी मुमकिन हिकमत अमली पर। हमारा साथ देंगे PTI के मरकज़ी रहनुमा और तर्जुमान मोहतरम रऊफ़ हसन साहब। तो जनाब रऊफ़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। वो जो आपके नाक़दीन हैं, जो आपके क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है कि जी PTI ने माजी से सबक नहीं सीखा। इल्ज़ाम है कि जी आप फिर एहतजाज और महाज़राई की सियासत कर रहे हैं, जिसका मुल्क जो है मौजूदा हालात में मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ना हम एहतजाज की सियासत कर रहे हैं, ना हम महाज़राई की सियासत कर रहे हैं। अगर इनके नज़दीक, इन लोगों के नज़दीक, इन क्रिटिक्स के नज़दीक एहतजाज और महाज़राई का मतलब है कि चोरों और डाकुओं के साथ हम समझौता नहीं कर रहे, हम उनके साथ बैठ नहीं रहे, तो फिर ये उनका प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। हमारी सियासत जो है वो आइनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है। हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे। ये भी हकीकत है कि हमारे मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया है। हमारी 80 से ज़्यादा नेशनल असम्बली की सीटें जो हैं वो चुराई गई हैं। हमने उन सीटों को वापस लेने के लिए अपनी आइनी और कानूनी जंग जो है वो जारी रखनी है। इसी तरह से प्रोविंशियल असम्बलीज़ में हमारी सीटें मारी गई हैं, उनकी वापसी के लिए भी हमने आइनी और कानूनी जंग जारी रखनी है। और ये भी हमारे मैंडेट का एक हिस्सा है कि हमने चोरों और डाकुओं के साथ समझौता नहीं करना, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर। तो इसका मतलब ना महाज़राई है और इसका मतलब ना ही कोई और ऐसी चीज़ है। हम सिर्फ़ और सिर्फ आइनी सियासत में बिलीव करते हैं और वही हम परसू करेंगे, लेकिन अपने हकूक जो हैं उनको हासिल करने के लिए अपने तमाम ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। ये दीगर जमातों से ताउन की बात भी हो रही है। जमात इस्लामी का नाम लिया जा रहा है, ANP का नाम लिया जा रहा है, दीगर कॉन्फ्रेंस जमातों का नाम लिया जा रहा है। क्या तफसील है? ये मैं खान साहब को 2 दिन पहले जब मिलने गया था तो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि मैं तमाम जमातों को, सवाए 3 जमातों के जिनका नाम हम ले चुके हुए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा करूं। और हमारा कोई एहतजाज करने का इरादा नहीं है। हम पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर को फ़रोग देने के लिए ये इत्तेहाद जो है ये करेंगे, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होंगे। पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर का फुकदान है, पाकिस्तान में लूट मार का बाजार गर्म रहा है और हम चाहते हैं कि आवाम में और अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जिसमें ये जमातें जब तमाम जो हैं वो इन प्रिंसिपल हमारे साथ कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। सो मेरा मिशन जो है, PTI का मिशन जो है वो है कि इन जमातों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया जाए और जमहूरी कल्चर जो है और जमहूरी ट्रेडिशंस जो है
उनसे कौम को आगाह किया जाए और उनको फ़रोग़ दिया जाए। ये बताइए कि वजाहत करें कि इस प्लेटफॉर्म की नौयत क्या होगी, क्या कोई बाकायदा किस्म का इत्तेहाद होगा या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होगी, किस तरह से लेके चलाएंगे उसको? जी, ये अभी इसके बारे में उन जमातों से हमने बातचीत करनी है और उसके बाद ही हम किसी नतीजे के ऊपर पहुंच सकेंगे। एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, तो वो किसी शक्ल में किसी सूरत में हो सकता है, इसमें कोई बाइंडिंग चीज़ नहीं होगी, लेकिन एक मिनिमल एजेंडा के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि इन जमातों को इकट्ठा कर सकें ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो सके। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ मिले जुले बड़े मुबहम किस्म के पैगाम मिल रहे हैं। एक तरफ आपका दावा है कि जी मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, लेकिन जिन जमातों के पास नशिस्तें हैं उनसे बात करने के लिए आप तैयार नहीं, आप उनके नाम ले चुके हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM। अच्छा, फिर नंबर जो हैं, अदद जो हैं, वो कैसे पूरे करेंगे? क्या उसमें मतलब है नंबर्स हैं, ये चोरी के हैं, ये डाके के हैं, ये शबखून के हैं, इनके पास जेन्युइन नंबर्स नहीं है। हम कल एक प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में, जिसमें हम फॉर्म 45 का जो एक स्कैंडल है वो हम पूरी कौम के सामने, पूरे मीडिया के सामने, लोकल एंड इंटरनेशनल मीडिया के सामने हम आश्कार करेंगे और वो खुद देखेंगे कि किस तरीके से धोखाधड़ी की गई है, किस तरीके से हमारा मैंडेट चुराया गया है, किस तरीके से जीते हुए लोगों को हराया गया रात के अंधेरे में और किस तरीके से हारे हुए लोगों को जिताया गया है। ये इलेक्शन हमसे चुराया गया है और अगर हमारा लेजिटिमेट शेयर जो है वो हमें मिल जाता है, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो हम अपने तई सेंटर में भी और पंजाब में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। अच्छा, ये जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो अपनी जगह और दीगर जमातें भी लगा रही है, लेकिन जो सवाल है वो ज़्यादा पेचीदा है ये कि जी आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे इंसाफ के लिए, है ना, आप आला अदलिया के पास जाएंगे कि जिन्हीं मुबीना धांधली के ख़िलाफ़, लेकिन वो फैसले एकदम तो नहीं होंगे, उसमें वक्त लेंगे, तब तक तो हुकूमतें बन जाएंगी। तो आप फिर किस तरह से मतलब है कि वो होता है ना कि जो आप कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत बना लेंगे, हम मतलब है चलाएंगे, तो इतना आसान खेल तो नहीं है। हमारी लीगल टीम जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है, हमने पिटिशंस दायर करनी शुरू कर दी हैं और हमें उम्मीद है कि अगर रियासती मशीनरी, अगर रियासती अदारे वो अपनी ट्रेडिशनल प्रेजुडिस और नफरत जो उनके ज़हनों में डाली गई है PTI के लिए और PTI के कॉज के लिए, अगर वो उससे छुटकारा हासिल कर लेते हैं और अगर वो अपनी काली शीशे की ऐनकें उतार के हकीकत और सच को देख लेते हैं, तो आई एम श्योर कि वो इन सारे मसाइल का हल जो है वो बहुत जल्दी निकालेंगी, जो कि उनको निकालना चाहिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है। वो इन केसेस के ऊपर बैठ के नहीं उनको रहना चाहिए। 5 साल का मैंडेट होता है, तो ये हमें एक एक दिन जो है वो कीमती है। एक एक दिन जो है अगर फॉल्स मैंडेट वाली किसी पार्टी के पास है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं इदारों के ऊपर आएगी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आएगी, अदालतों के ऊपर आएगी। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि वो जल्दी से जल्दी बल्कि फौरी तौर के ऊपर जो फॉल्स मैंडेट है उसको वैकेट कराएं और वो मैंडेट उस पार्टी को दें जिनका वो हक है, जिनको अवाम ने दिया है। इस बारे में कोई एम्बिग्विटी नहीं है मेरे ज़हन में और ना किसी और शख्स के ज़हन में होनी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम हर अदारे का दरवाज़ा जो है वो खटखटाएंगे, हम इंसाफ मांगेंगे। हम चाहते हैं कि अवाम के मैंडेट को रिस्टोर किया जाए उस पार्टी और उस शख्सियत के हक में, इमरान खान के हक में, जिसको कि अवाम ने मैंडेट दिया है। एक बड़ी दिलचस्प सूरत कि आपकी पीपल्स पार्टी पे तनकीद अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो साहब ने PTI के लिए नरम गोशे का मुजाहरा किया था। बेहतर सियासत ये ना होती कि कम से कम पीपल्स पार्टी से बातचीत हो जाती। ये जो आप सारे फ्रंट इकट्ठे खोल लेते हैं, वो लगता है कि अब तक वही मतलब है कि सीखा नहीं अपने माजी। देखिए, वो हुकूमत में शामिल होने के लिए पहले भी तैयार नहीं थे। वो PDM 1 जब थी तो वो भी शामिल नहीं थे, सारी मिनिस्ट्रीज भी ली हुई थी, सब कुछ लिया हुआ था, सारे बेनिफिट्स कमाए इन्होंने। ये हिपोक्रेसी का एक एक्सट्रीम है जो कि पीपल्स पार्टी डिस्प्ले की थी उस वक्त, और अब फिर वही बात। तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस उन्होंने मांगी हैं, तमाम गवर्नर्स की पोस्ट उन्होंने मांगी हैं, स्पीकर की पोस्ट मांगी है, चेयरमैन सेनेट की पोस्ट मांगी है, और कहते हैं जी कि हम हुकूमत के साथ, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। भाई, हुकूमत के साथ और कैसे हिस्सादार बना जाता है? नंबर 2, जो कुछ गंद हुआ है इस मुल्क में पिछले 2 साल में, उस गंद का एक बड़ा किरदार जो है वो पीपल्स पार्टी ने निभाया है। वो उस तमाम गंद का हिस्सा रहे हैं, हिस्सादार रहे हैं। कैसे हम इस किस्म की पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये सोचें कि हम उनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठकर उनके साथ कोई कोलैबोरेशन की बात कर सकते हैं? ठीक है, वो असेंबली में मौजूद हैं, हम वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनका वो है, एक राइट है। अगर उनको जो जेन्युइन मैंडेट मिला है, सिर्फ वो जो फॉल्स मैंडेट उनको मिला है, जो उन्होंने ग्रैब किया है, जो लूटा है, वो हम नहीं मानेंगे उनका मैंडेट, और वो हम उनसे वापस लेने की कोशिश, जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम करेंगे और करते रहेंगे। तो हम ऐसी किसी पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते जो कि गंद का हिस्सा रही है,
है, जो एक पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ डिसीट, और ये लोग वो हैं जो कि बाजार लगाते हैं, मंडियां लगाते हैं, लोगों के ज़मीर खरीदते हैं। हमारी सियासत और हमारी माइंडसेट जो है इसके बरखिलाफ है। हम मंडियां नहीं लगाते, हम लोगों के ज़मीर नहीं खरीदते। हमारी हुकूमत गिराने में पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी बैठा था यहाँ आके सिंध हाउस में, क्या किया था उसने, कितने लोगों के ज़मीर खरीदे थे। आप लोग क्यों भूल जाते हैं ये बातें। बकौल आपके पाकिस्तान में पैसा जो है, सियासत, पैसे की सियासत शरीफों ने ईजाद की है। शरीफ लेके आए थे ये पैसे की सियासत, और आज भी उसी का प्रचार कर रहे हैं, आज भी उसी को प्रमोट कर रहे हैं। आज भी जो ताकत का ये कहते हैं जो इनके पास है, वो उसी के बलबोते के ऊपर है। असल इलेक्शन अगर हुआ है, और जो अब हुआ है, इनकी सियासत खत्म हो गई है, बिल्कुल वैसे जैसे मौलाना फजलुर रहमान की सियासत खत्म कर दी है इमरान खान ने, पीटीआई ने। अगर आज ये अपने जेन्युइन मैंडेट के ऊपर आ जाए तो इनकी भी सियासत वर्चुअली खत्म हो गई है। नवाज शरीफ की सियासत वैसे ही खत्म हो गई है। वो आया था ख्वाब देख के जी कि मैं चौथी दफा वज़ीर आज़म बनूंगा, अच्छा ये फैमिली के लोगों ने डिस्कार्ड कर दिए। ये आपकी तनकीद अपनी जगह के बकौल आपके जी, उन्होंने ये मतलब है कि बकौल आपके के गुनाह सरजद उनसे हुए, लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प एक सूरत हाल है कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं, पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनमें से हमने देखा कुछ जो हैं वो आईपीपी में शामिल हो गए, उसके कुछ एमपीएस जो हैं कुछ नून लीग की तरफ जा रहे हैं, आपके एमएनए भी गए, कुछ और मेंबर्स भी गए, और खदशा ये कि जी कोई एक्सोडस शुरू ना हो जाए और दीगर जमातों में शामिल ना हो जाए। ये एक्सोडस का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है भाई, यहाँ कोई लोग नहीं गए हैं, दो एक लोगों की बात है, वो हो जाता है, चले गए हैं। उनको भी हम जो उनका डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उनके खिलाफ भी लेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि वो इस जो उन्होंने पार्टी को छोड़ा है और वो वायलेशन की है फ्लोर क्रॉसिंग की शिक की, तो वो हम उसको जो हम कानूनी चाराजोई कर सकते हैं वो करेंगे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये मुल्क बंडियां लगने वालों का मुल्क है। मैं पहले अभी बात कर रहा था मेरे भाई, यहाँ लोग अरबा रुपया लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए। आप उसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते आमिर साहब? ये आवाज तुम सब चीजों पे उठाते। और अगर हमारा दो बंदे चले गए हैं तो वो हम जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि वो हम कानूनी चारा जो ये अपनी पूरी करेंगे। देखिए वो सवाल जो उठाने वो हम उनसे करेंगे। कोई नहीं बिक रहा। ये बड़े आइडियोलॉग किस्म के लोग हैं, बड़े कमिटेड लोग हैं, पार्टी की विजन से के कायल हैं, इमरान खान की विजन के कायल हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, ये पीटीआई के साथ ही रहेंगे। अच्छा, अर्ज ये करने क्योंकि इंटरव्यू आपसे तो हम आपकी जमात के मुतालिक सवाल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए, हिंसों का खेल यानी कि नंबर गेम समझाइए, ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के असूल के लिए पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी? कोई प्रैक्टिकल अमल, क्योंकि लग नहीं रहा कि मतलब आपके हाथ में आएंगी, बज़ाहिर ये लग रहा है हमें। आप समझाइए कि पार्टी की जो लीगल टीम है जी वो इसके ऊपर काम कर रही है। केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में हम पीटीआई को एक अपनी एक लीगल एंटिटी के तौर के ऊपर ड्यूली रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उस प्लेटफॉर्म से हम अपनी लड़ाई जो है, कानूनी जंग जो है वो लड़ेंगे, और वो हम अपना हक जो है इन टर्म्स ऑफ आर कोटा ऑफ रिजर्व सीट्स जो है उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे वकला जो है वो बड़े होपफुल हैं कि हमें ये इंशाल्लाह ताला ये मिलेगा, क्योंकि 2018 में भी एक हमारे पास प्रेसिडेंट्स मौजूद है, जबकि हमने अपनी लिस्टें नहीं भेजी थी, लेकिन इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद हमने वो कोटा मांगा था और इलेक्शन कमीशन ने हमें वो कोटा दिया था। सो एक प्रेसिडेंट्स हमारे पास मौजूद है। दिस इज सो फार एज खैबर पख्तूनख्वा गोज। सेंटर में हम अच्छा ये बताइएगा, एक बड़ी उमर अयूब साहब का नाम आप लोगों ने दिया कि जी वज़ीर आज़म के लिए अच्छा नाम है। अक्सर लोगों से बात हुई, कहते हैं जी बड़ा मतलब मुनासिब नाम है, लेकिन केपी जहाँ पे यकीनी तौर पे आपका वज़ीर आलान है उसमें अमीन गंडापुर साहब का नाम है, उस पर बहुत ज़्यादा इतराज़ात हैं, मतलब उन पर मुकदमात भी हैं, 9 मई के हवाले से भी हैं और भी मुकदमात हैं। फिर ये भी उसके ऊपर है कि ये सिग्निफाई करता है कि जी देखिए महाजराई करेगी, के फैसले पार्टी के मफाद में करने हैं। अली अमीन गंडापुर हमारे एक कमिटेड वर्कर रहे हैं और वो पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी रहे हैं, और ये इलेक्शंस उन्हीं की सुपरविजन में हमने लड़े हैं, और उसका जो देखा आपने जो नताइज हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, वो पहले से भी बहुत बेहतर हैं। तो उनका हक बनता है, नंबर एक। नंबर दो, महाजराई की सियासत वो क्यों करेंगे? वो एक बड़े फोर्सफुल किस्म के स्पीकर हैं, एक फोर्सफुल किस्म के वर्कर रहे हैं हमारे। अगर वो फोर्सफुली बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो महाजराई करेंगे। मेरा ख्याल है, मुझे यकीन है कि वो तमाम पार्टी को अपने 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 साए के नीचे इकट्ठा करेंगे और सब को लेके साथ चलेंगे डेफिनेटली। और मेरा ख्याल है, ये मुझे ज़ाती तौर के ऊपर भी जानता हूँ मैं अली अमीन गंडापुर को, कि वो एक बहुत अच्छी चॉइस है और वो पार्टी के लिए, पार्टी की परफॉर्मेंस के लिए वो एक की हैसियत जो है वो इख्तियार करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, लेकिन पब्लिक परसेप्शन तो खैर कुछ और कह रही है, लेकिन एक और बड़ा अहम मसला है रऊफ साहब, वो है कि पाकिस्तान में जिस तरह की सियासी महाजराई है, जितना सियासी हिद्दत है,
उसमें कमी के लिए कोई फॉर्मूला आप लोगों के जहन में कि क्या इक़दाम किए जाएँ कि पाकिस्तान में ये जो एक हर वक्त इंतशार है, अदम इस्तेकाम है, इसकी सियासत का खात्मा हो सके? देखिए जी, असूल की सियासत को फ़रोग देना होगा, सच की सियासत को फ़रोग देना होगा, करप्शन लेस माशरे की तश्कील करनी होगी, झूठ और फ़रेब की सियासत को ख़त्म करना होगा, मंडियां लगाने की सियासत को ख़त्म करना होगा। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान 76 साल की जो सियासत रही है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट रही है। आज भी मंडियां लगती हैं, आज भी झूठ और फरेब से सियासत की जाती है, आज भी लोगों का मैंडेट चुराया जाता है, रात के अंधेरे का इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम चीज़ें ख़त्म करनी होगी और PTI कमिटेड थी, कमिटेड है और कमिटेड रहेगी। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर ये कोशिश करेंगे, यही कल्चर जो है, यही वैल्यूज़ जो हैं वो हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर एक पॉलिसी जो है वो बनाएंगे, एक हम आहंगी जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे और सब लोगों को साथ लेके जाएंगे, ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल कल्चर जो है वो सस्टेनेबल और प्रोफेशनल लाइंस के ऊपर उस्तवार हो सके, और ताकि पाकिस्तान में अच्छे लोग आगे आएँ, सियासत में आएँ, पाकिस्तान की आवाम जो है उनको हक मिले कि वो अपने मैंडेट को फ्रीली एक्सरसाइज कर सके और अपनी पसंद के नुमाइंदों को ले सके। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि जो रात को शबखून मारा जाता है इसको भी ख़त्म किया जाए, ये शबखून मारने वाले लोगों को बेनकाब किया जाए, ताकि ये इस किस्म की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं मुस्तकबिल में ना क्रिएट हो सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो है, इट्स अ वास्ट एजेंडा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एजेंडा, लेकिन हमने इसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्दी, क्योंकि वक्त कम है, एक बहुत अहम तरीन सवाल है कि मुल्क को गंभीर किस्म के माशी चैलेंजेस का सामना है और उसमें नया IMF प्रोग्राम जो है वो बड़ा पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या PTI नए IMF प्रोग्राम की हिमायत करेगी असेंबली के अंदर हुकूमत के साथ, या आप पे तनकीद हो रही थी कि जी जब माजी में निगोशिएट हो रहा था PDM के ज़माने में तो उसको आप लोगों ने डीरेल करने की कोशिश की थी। क्या आप लोगों की हिकमत अमली होगी इस सिलसिले में, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो मईशत का है और मईशत के लिए तो एक देखिए जो विरासत के जो मतलब जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो एक ओपन एंड जेन्युइन कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू बनती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो इस कंसल्टेटिव प्रोसेस को न सिर्फ जारी रखेगी बल्कि उसको फ़रोग देगी। तो हम एक हुकूमत या 2 या 3 हुकूमतों के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग रियासत के इंटरेस्ट में डेफिनेटली हम जितनी भी कोऑपरेशन कर सकेंगे वो करेंगे डेफिनेटली। हम चूँकि हम एक हुकूमत बना रहे हैं, हम असेंबलीज में बैठने का फैसला कर चुके हुए हैं और हम अब बाकी आईनी और कानूनी जो हकूक़ है उनको हासिल करने के लिए हम एक आईनी और कानूनी लड़ाई जो है वो भी लड़ेंगे। तो हम चाहेंगे कि एक मिनिमल अंडरस्टैंडिंग जो है फेडरेटिंग यूनिट्स और फेडरेशन के दरमियान हो, हम भी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन IMF के पास जाना सिर्फ एक मसले का हल नहीं है। हमारी खान साहब की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रही है और वो ये है कि IMF के पास ज़रूर जाएं, लेकिन IMF से जितनी भी फंडिंग आप लेंगे उसका डायरेक्ट जो है असर जो है वो गरीब के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि नए टैक्सेस लगेंगे, वो सारा कुछ होगा। जहाँ तक फॉर्मेटिंग ऑफ द इकोनॉमी का सवाल है, रैशनलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी का सवाल है, वी आर टोटली कमिटेड टू दैट। और सबसे ज़्यादा रैशनलाइजेशन हमारे दौरे हुकूमत में हुई है, हम उससे कमिटमेंट है हमारी। लेकिन खान साहब ये उनकी एक बड़ी क्लियर सोच है कि IMF के साथ साथ आपको अपनी जो हमारी डायस्पोरा जो है मुल्क से बाहर जो रहती है उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात होनी चाहिए, मल्टीनेशनल्स की इन्वेस्टमेंट की बात होनी चाहिए। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि अगर पाकिस्तान में हम लाने में कामयाब होते हैं तो ना सिर्फ कि इसका गरीब के ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे पाकिस्तान की इकानमी में और कैपिटल जनरेशन में बहुत तेज़ी आएगी और बहुत फ़ायदा होगा, जिससे पाकिस्तान की इकानमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने पाँव पर खड़ी होने के काबिल। आखिरी सवाल के मुफाहमत या डील की जो क़यासाराइयाँ हैं, अफवाहें बड़े ज़ोरों के ऊपर हैं कि ठीक है 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे उनका एहतसाब होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इनको छोड़कर कोई समझौता के इम्कान है इदारों के साथ, क्या देख रहे हैं? देखिए, हमारी किसी अदारे से ना मुहाज़राई थी, ना हम उसमें बिलीव करते हैं। हम तमाम अदारों का एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर काम किया जाए, आगे बढ़ा जाए। जहाँ तक 9 मई का सवाल है, हमारी एक कंसिस्टेंट डिमांड रही है कि 9 मई के वाक़यात के बारे में आपको एक ओपन जुडिशल इंक्वायरी करनी चाहिए, ताकि जो असल ज़िम्मेदार हैं उन वाक़यात के, अनफॉर्चुनेट वाक़यात के, उनको पकड़ा जा सके और फिर कानून वक्त के मुताबिक उनको सज़ा दी जा सके। लेकिन हम इस बात के ऊपर
ऊपर बिलीव नहीं करते हैं कि किसी एक अदारे से या कुछ इंडिविजुअल्स जो वो खड़े होकर कुछ लोगों को पॉइंट आउट कर दें कि जी इन लोगों की वजह से हुआ है। दैट इज़ नॉट द राइट वे। ये किसी मुल्क में नहीं होता, किसी महज़ब किसी जमहूरी मुल्क में ये नहीं होता। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी करें ताकि आपको असल मुजरिमीन जो है वो उनको बेनकाब करने का मौका मिल सके। उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत है, इसके ऊपर तो सभी मानते हैं कि जी बिल्कुल जो भी लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। ऐसे वाक़यात कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए और उनका एहतसाब ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ जो सियासी जमातें हैं उनका जो एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल राइट है उनको ऑपरेट करने का, वो भी साथ मिलना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं वक्फा। वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो एक बहुत ही अहम तरीन मौजू पे बात करेंगे जो सियासत से ज़्यादा मेरे नज़दीक ज़्यादा बड़ा इशू है, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा पेचीदा मसला है। बात होगी मईशत पर और हमारे साथ पाकिस्तान के एक नामवर बहुत ही चोटी के माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारा सबसे बड़ा मसला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला और आने वाली नई हुकूमत का सबसे बड़ा मसला, पेचीदा महाज जो होगा वो मईशत का होगा। माशी महाज को संभालने के लिए क्या करना होगा, ज़रा हम बात करते हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब पाकिस्तान के चोटी के माहिर मईशत में इनका, माशियात में इनका शुमार होता है, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त देने का। हमें पता है कि बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। असल चैलेंज जो है पाकिस्तान के लिए या नई आने वाली हुकूमत के लिए वो मईशत ही का है। लेकिन उसकी शुरुआत, एक तो हमें पता है कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दीगर मामलात हैं। तो लोगों में पहला सवाल ये आ रहा है कि जी टीम, नई जो हुकूमत होगी उसकी माशी टीम की बड़ी अहमियत है। आपकी नज़र में क्या आप समझते हैं, किस तरह की टीम होनी चाहिए और आपको ऐसे कौन लोग नज़र आ रहे हैं जो लीड कर सकेंगे रिफॉर्म्स के प्रोसेस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इंडिविजुअल्स के नाम तो नहीं समझता कि मुनासिब होगा, बट किस तरह की कैपेसिटी चाहिए उस पर हम बात कर सकते हैं ज़रूर। और इसमें ये है कि देखिए, बात ये है कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज इंशाल्लाह लग ये रहा है कि कोalition बना रहे हैं। इस वक्त पोजीशन ये होती है कि मुख्तलिफ पार्टीज की अपनी आइडियोलॉजीज, खासतौर पे इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिहाज से कुछ हद तक मुख्तलिफ होती हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप दो एक्सट्रीम्स को देखें तो एक तरफ तो मुस्लिम लीग नवाज पार्टी है और दूसरे एक्सट्रीम पर पीपल्स पार्टी है। अब इन दोनों को अगर मिलकर पॉलिसीज बनाना है तो कंसेंसस बिल्डिंग में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपने देखा कि पिछले पीडीएम गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी ने तो ये प्रेफर किया कि वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि इस सिलसिले से बाहर हो चुके थे और ज्यादातर फॉरेन पॉलिसी पे फोकस किया था। मगर अब इकोनॉमिक पॉलिसी इज एट द हार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। सो यू विल हैव टू हैव अ फोरम जिसमें ना सिर्फ पार्टीज के मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट्स, लीडर्स, पॉलिटिशियंस हों, मगर साथ साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स जो मुल्क के बाहर जो लोग हैं उनको भी बुलाएं। हमारे पास पाकिस्तान के बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट्स हैं बाहर, और दूसरी तरफ जो हमारे एकेडेमिया में या प्राइवेट सेक्टर में लोग जो हैं इकोनॉमिस्ट्स वगैरह, उनको दावत दें। एक कंसेंसस आहिस्ता आहिस्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस सिलसिला को फौरन शुरू करें ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ सके। आपने बड़ी अहम बात बताई, लेकिन जो एक दिलचस्प चैलेंज है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं हो रही लेकिन हुकूमत की हिमायत कर रही है, उसके वोट बड़े क्रूशल होंगे। अच्छा, उसके साथ साथ हमें पता है कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में जाना है जिसकी शराइत होंगी सख्त। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम होगा एक मखलूत हुकूमत के लिए कि अपनी उसको यूनिटी को कायम रख सकें, और जो उसके हिमायती हैं ज़ाहिर है कि वो भी एक हद तक जाएंगे और बाज़ औक़ात जब उन पर मलबा गिर रहा होगा अपने आप को दूर करेंगे। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल दरपेश नहीं है? जी, यकीनन है, मगर देखिए एक नया निज़ाम कुछ हद तक इजाद हुआ है पाकिस्तान में। केयरटेकर गवर्नमेंट में ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है, हालांकि ये जून में इस्टेब्लिश हुआ था, और वो ये है आपका SIFC जनाब। तो आपका स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फैसिलिटी है, जिसमें आपने देखा कि हर तरह के जो रिप्रेजेंटेशन है
और इन्होंने काफी हद तक SIFC ने काफी तेजी से कुछ डिसीजंस भी लिए हैं। तो ये एक फोरम मौजूद है और इसको डेवलप करें, इसको भी एक्सपैंड करें। साथ साथ जिस तरह मैंने कहा कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी अपना मेरे ख्याल से कायम करें। तो इस तरह अगर आपके पास कोई फॉर्मेट हो और कोई आपके पास इदारे हों जिसके बेसिस पर आप डिसीजंस ले पाते हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प बात है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, मुझे याद है कि PTI की गवर्नमेंट में बनी थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा फल नहीं दे सकी थी। उसमें मतलब कुछ इब्तदाई मीटिंग्स हुई थी, फिर वो ऑफ ट्रैक हो गई थी। लेकिन मैं इससे अहम चीज़ पर आता हूँ, वो ये कि आपके नज़दीक की जब नई हुकूमत अपना संभालेगी, मामलात दिल को संभालेगी, तो सबसे बड़े उसके सामने क्या चैलेंजेस होंगे, 2-3 जो फौरी तवज्जो तलब होंगे? सबसे पहले देखिए, मार्च के महीने में जो सेकंड रिव्यू है IMF की स्टैंड बाय फैसिलिटी का, वो प्रोसेस होना है और IMF इंतजार कर रहा है नई हुकूमत को आने के लिए ताकि उनसे बातचीत का आगाज हो। ये सेकंड रिव्यू आखिरी रिव्यू है और इसके नतीजे में पाकिस्तान को सिग्निफिकेंट लोन इंस्टॉलमेंट मिल सकता है, $1 अरब से ज्यादा। मगर इसमें कुछ मसाइल खड़े हो चुके हैं। सबसे पहले तो मसला ये है कि सर्कुलर डेट जो है हमारे पावर और गैस सेक्टर में, इसका जो लेवल है ये बहुत बढ़ चुका है और अब इनको फिर से कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और अब ये देखना है कि ये जो टारगेट है वो हासिल कर पाते हैं या नहीं। दूसरे और भी कुछ मसाइल हैं, तो अब ये देखना है कि नई हुकूमत जो है वो किस तरह इस प्रोसेस को आगे ले जाती है। और एक दफ़ा ये स्टैंड बाय फैसिलिटी ख़त्म हो जाए अप्रैल में, तो ये देखना है कि नई हुकूमत जो है वो क्या एक नए 3 साला IMF प्रोग्राम की तरफ जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। और इसकी अहमियत इसलिए है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, अगर IMF का छतरी इस वक्त पाकिस्तान को ना मिले तो बाहर से पैसा आना बिल्कुल रुक जाएगा। ऑलरेडी आपने देखा इस साल बाहर से प्राइवेट सेक्टर से पैसा नहीं आ रहा है। कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहे हैं और पाकिस्तान बॉन्ड्स फ्लोट नहीं कर पा रहा है। हमने टारगेट रखा था बजट में इस साल $6.5 अरब का, वो हासिल नहीं हुआ है। गैप पैदा हो रहा है। खुदा न खास्ता आने वाले हफ्तों में हमारे रिजर्व्स पर प्रेशर और पड़ सकता है। लिहाजा कंडीशंस आर वेरी सीरियस और नई हुकूमत को सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि किसी न किसी तरीके से ये बात समझानी पड़ेगी कि अगर हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस इकोनॉमिक ठीक नहीं होंगे, खुदा न खास्ता दिवालिया हुआ, तो मैं क्या बताऊं आपको मुल्क का क्या हाल होगा। अच्छा, आपने फरमाया कि गर्दिशी कर्जा बहुत बढ़ गया, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। एक केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी प्लान दिया था जिसको गालिबन शूट डाउन कर दिया है। जो ग्लोबल लैंडिंग एजेंसीज हैं, ये दुरुस्त है? और उसमें क्या आपको कमी नजर आई कि अगर वाकई ऐसा हुआ है तो? देखिए, हुआ ये है कि हुकूमत ने यकीनन ये कहा है, इस वक्त की जो केयरटेकर हुकूमत है, और मैं समझता हूं कि उन्होंने कुछ बेहतर काम भी किया है जी। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, हम टैरिफ्स बढ़ाना चाहते हैं और ऑलरेडी आपने देखा कल के नेपरा ने डिसीजंस कुछ लेना शुरू कर दिए हैं। मगर उन एक चीज के बारे में मसला खड़ा हो गया। देखिए, हमने हमारे एक्सपोर्टर्स को एक वक्त ऐसा था कि हम उनको एक टैरिफ में डिस्काउंट दिया करते थे ताकि उनके कंपेटिटिवनेस कायम रहे। अब पोजीशन ये है कि पिछले 1 साल से बिजली और गैस के निर्खों में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है कि हमारा, जो आपको हैरत होगी, हमारा बिजली का जो निर्ख है इस वक्त वो बांग्लादेश के निर्ख से तकरीबन 2 से 2.5 गुना है। हमारी कंपेटिटिवनेस एक लिहाज से बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है और एक तरफ ये हुआ है कॉस्ट पुश और दूसरी तरफ करेंसी सडनली स्टेबल हो गई है, तो हमारे एक्सपोर्टर्स दोनों तरफ से पिस गए हैं। तो इसलिए हमारी केयरटेकर हुकूमत ने शायद ये सजेस्ट किया था कि टैरिफ्स को चेंज करें और कुछ एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दें। उस पे शायद IMF की एग्रीमेंट अभी तक नहीं मिली है।
कि वो चाह रहे थे कि इंडस्ट्री के लिए ज़रा सी कीमतें 9 सेंट के करीब मतलब है कम हो जाएं और जो है जो ज़्यादा बोझ डाला जाए वो घरेलू सार्फिन पे डाला जाए। लेकिन जो दिलचस्प बात है कि जो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट ने तो फिर भी सख्त फैसले की और बेल्ट टाइटनिंग कर ली। एक सियासी हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें हमने देखा है कि जब पहले भी डार साहब रहे तो वो बाज़ उन्होंने ऐसे फैसले किए कि जो रिफॉर्म का प्रोसेस था वो डीरेल हो गया। कितना खदशा है इस बात का कि सियासी हुकूमत फैसले नहीं कर सकेगी। और इसी के साथ बाज़ लोगों की राय ये कि जी कुछ मिनिस्ट्रीज़, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे एनर्जी की मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स हो, प्राइवेटाइजेशन, इसमें टेक्नोक्रेट्स चला रहे हो रादर देन पॉलिटिशियन के, जो मतलब है कि उस तरह के फैसले करने से कतराते हैं। जी बात दरअसल ये है कि यकीनन जो आपने देखा 2022 में जो कुछ हुआ और उसकी वजह से IMF का प्रोग्राम भी सस्पेंड हुआ, और आखिरी दिनों में जाकर जून के महीने में हुकूमत को किसी न किसी तरीके से स्टैंड बाय फैसिलिटी हासिल करना पड़ा, जिससे आपके जो खतरा था दिवालिये का वो टल गया कुछ हद तक। अभी भी आप ये देखिए कि रिजर्व्स आपके सिर्फ $8 अरब हैं और मार्जिन बहुत कम है। जिस तरह मैंने कुछ देर पहले कहा था कि प्राइवेट लेंडर्स तो आपको पैसा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, और हुआ ये कि पहले 6 महीने इस साल के ज्यादा पैसा मल्टीलैटरल एजेंसी से आया है, बायलैटरल्स भी हट गए हैं, चाइना भी आपको पैसा नहीं दे रहा है। नतीजा ये है कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट 22 से 25 अरब डॉलर की सालाना है, उसको पूरा करने के लिए बहुत मुश्किलात होंगे। और इस वक्त मेरी अपनी नाचीज राय ये है कि एक ऐसा आप काउंसिल बनाएं जिसमें आप किसी ना किसी तरीके से मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट करके तेजी से कंसेंसस बिल्डिंग और चार्टर ऑफ द इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ने। बड़ा हम आपने नुक्ता उठाया कि जब तक सियासी एक इस्तेकाम नहीं होगा, एक इत्तेफाक राय नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ सकते। आपने ज़र मुबादला के ज़खायर की बात की, यकीनन कि रुपया फिलवक्त जो है एक मुस्तहकम है हमारा रुपया, लेकिन खदशा ऐसी बात का कि जी एक मरतबा फिर दबाव का शिकार हो सकता है कि अगर ज़र मुबादला के ज़खायर लड़खड़ा गए, क्योंकि इतना हमारे पर डेप्थ नहीं। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप इन हालात में? जो जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए हमें इस बात की परेशानी है कि रिजर्व्स जो हैं आपके, वो आप मुख्तलिफ जरिए जो हैं, ज्यादातर इस वक्त पाकिस्तान को मल्टीलैटरल से पैसे मिले हैं, और जुलाई के महीने में जब नया प्रोग्राम शुरू हुआ तो कुछ बायलैटरल्स में, जिसमें सऊदी अरेबिया और UAE ने पैसे दिए। मगर अब ये हो रहा है कि जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं वो तो अपना सिलसिला जारी रखते हैं, कंसेशनल क्रेडिट है, प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट्स हैं, मगर जो आपके प्राइवेट लेंडर्स हैं और आपके बायलैटरल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा चुके और आपके ज़रूरियात बहुत बढ़ गए। तो आपको अपना तिजारती खसारा बहुत कम करना है, किसी ना किसी तरीके से आपको अपने रेमिटेंसेस को बढ़ाना है। इसके लिए बहुत से मेजर डिसीजंस की ज़रूरत है, खास तौर पे तिजारती खसारे को कम करने के लिए। इसको हासिल करने के लिए बहुत से आपको नए एरियाज में जाना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। इसमें आपको ये जो आप कह रहे हैं कि तिजारती खसारा कम करना है, वाकई ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज है। अब एक्सपोर्ट चुटकी बजाते तो बढ़ नहीं सकती है हमारी, उसके लिए तो कुछ साल तो चाहिए होंगे कि आप नए सेक्टर्स रूशनास कराएं, मौजूदा की जो है कमज़ोरियाँ दूर करें। क्या इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन और इम्पोर्ट्स के ऊपर कर्टेल करना, कम करना, ये एक रास्ता होगा कि जी इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए, उस पर पाबंदी आयद की जाए, जो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें उन्हीं को मंगाया जाए? क्या ये रास्ता हो सकता है आज के हालात में, जबकि मतलब है ग्लोबल ट्रेड की बात होती है और हम सिग्नेटरी हैं और उसमें ज़्यादा प्रेशर भी आता है मल्टीलैटरल का कि जी आप ऐसा नहीं कर सकते, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी नहीं हो सकती आपकी? जी हो सकती है। देखिए मैं एक ऐसी बात आपको बताऊंगा जिससे शायद हैरत हो। जी, पाकिस्तान ने अपने दरवाजे बाहर की चीजों के लिए इतना खोल दिया पिछले 8-10 साल कि इस वक्त जो हमारी ड्यूटियां हैं, इंपोर्ट ड्यूटी एवरेज जो है सारे कमोडिटीज पर एवरेज जो बनता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये कैलकुलेशंस हैं जी, 8% है सिर्फ। अच्छा, बांग्लादेश 14%, हिंदुस्तान 11%। आपको हैरत होगी सुन के कि कपास पर आपको पता है ड्यूटी कितनी है?
जी 0 हिंदुस्तान में 40%। देखिए वी हैव ओपनड अप टू मच। हमारा जो स्लैब्स हैं वो 3% से 20% तक जाते हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। हम हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो फिजिकली कंट्रोल करना शुरू कर दिया उन्होंने। बहुत से एलसीज खोलने नहीं दिया, और इसी तरह से ये सिलसिला अभी भी चल रहा है फिजिकल कंट्रोल्स का। बेहतर पॉलिसी ये है कि आप अपने टैरिफ्स को इस्तेमाल करें, आप अपने एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल करें। आप अगर एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल करेंगे उससे एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा। इस वक्त आपने एक्सचेंज रेट को स्टेबल कर दिया है और फिजिकली इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करके आपने इंडस्ट्री में इनपुट्स की कमी पैदा कर दी है, और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो मनफी हो गया है, गिर गया है। तो ये सरासर गलत पॉलिसीज हैं, और अब आईएमएफ जो है इन बातों पर राजी नहीं होगा। अच्छा, एक और, क्योंकि अब हमारे पास आखिरी 2-3 मिनट हैं, दो बहुत अहम मसले हैं कि जी बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पर। हम चाहते हैं कि जी बैरूनी सरमायाकार है वो नहीं आने के लिए तैयार है क्योंकि अदम इस्तेकाम है। फिर शरह सूद हमारी ज़्यादा है, अफरात ज़र ज़्यादा है, तो इसमें क्या क्या रास्ता होगा? आप समझते हैं कि शरह सूद कम करने का वक्त आ गया या हमें इन्हीं लेवल्स पे रखना है, क्योंकि इन्फ्लेशन का भूत भी हमारे सर पे सवार है? मतलब कहाँ तक 45-46% तक गई, अभी भी बहुत डबल डिजिट में हाई साइड के ऊपर है। जी अभी तो भी आप देखिए कि तकरीबन जो एवरेज है वो 28% के रेंज में है, और खाने पीने की अशिया की कीमतों में 40% से ज़्यादा इजाफा है। देखिए आप जो इंटरेस्ट रेट है, जो स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 22% रखा है, वो मैं खुद समझता हूं कि ये नामुनासिब है। इससे नुकसान ही हो रहा है, कोई फायदा खास नहीं हो रहा। हमें कोशिश ये करना चाहिए, मैं खुद ये समझता हूं कि बेहतर इंस्ट्रूमेंट जो है अपने ट्रेड वगैरह को कंट्रोल करने के लिए और डिमांड को कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंज रेट है। इंटरेस्ट रेट does not help very much। पाकिस्तान और हमारे जैसे मुल्कों में सरे सूद जो है उसका रोल बहुत कम होता है। तो यकीनन हमारी जो नई हुकूमत है, अगर वो इंटेलिजेंटली और टेक्निकली साउंड आर्गुमेंट्स पेश करें आईएमएफ को और ये बताएं कि हम वापस एक्सचेंज रेट की तरफ जाएंगे और इंटरेस्ट रेट से कुछ हद तक पीछे जाएंगे और इसके फायदे ये होंगे, तो हो सकता है बातचीत आगाज हो जाएगी और आगे बढ़ सकती है। हमारी बस दुआ यह है कि नई हुकूमत मेहनत करे, कोशिश करे, एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करे, अपने मुल्क के बाहर के इकोनॉमिस्ट वगैरह सबको बुला के बैठकर बातचीत करें और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी इंशाल्लाह लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो यकीनन नाज़रीन, जैसे कि आपने सबसे अहम जो सबसे पेचीदा महाज है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, नई हुकूमत के लिए, वो माशी महाज है। और माशी महाज का जो नुक्ता आगाज़ होगा वो सियासी इस्तेकाम से होगा, और सियासी इस्तेकाम के साथ साथ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक कौमी इत्तेफाक़ राय की, कम अज़ कम ब्रॉड चीज़ों के ऊपर। जब तक आप ये इत्तेफाक़ राय नहीं होगा उस वक्त तक और माशी पॉलिसीज़ में एक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, उस वक्त हमारी मईशत जिस दलदल में, जिस भंवर में फंसी है, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।